तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं बायोटेक्नोलॉजी का एक और वीडियो। इससे पहले हमारे 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो पहले आप वह देखिए, इससे क्या आपका ज्ञान वर्धन होगा। आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक रहेगा जैव ईंधन, जिसे बायो फ्यूल कहते हैं। पहली बात करें, बायोफ्यूल कहते किससे हैं? जो हमारे जैविक पदार्थ होते हैं इनका उपयोग करके, क्या जैविक पदार्थों का उपयोग करके बनाए गए द्रव अथवा गैसीय पदार्थ, क्या बना रहे हैं हम? द्रव अथवा गैसीय पदार्थ बना रहे हैं, जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करेंगे। क्या करेंगे इनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करेंगे। ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे जैव ईंधन कहलाते हैं। तो जैविक पदार्थों का उपयोग करके बनाए गए द्रव अथवा गैसीय पदार्थ जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, वे सब हमारे क्या कहलाते हैं? जैव ईंधन कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे जैव ईंधन की। तो जैव ईंधन का प्रयोग हमारे पेट्रोलियम पदार्थों के स्थान पे उनमें मिश्रित करके परंपरागत ईंधन, इन परंपरागत जो इंजन होते हैं उनमें किया जाता है। हमारे जैव ईंधन की बात करें तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? जब हमारे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जैसे डीजल होता है, पेट्रोल होता है, इनके स्थान पे या तो इनके स्थान पे करेंगे या फिर उनमें मिलाकर करेंगे। तो दोनों चीज़ आप समझ जाएंगे कि या तो हम पेट्रोल डीजल के स्थान पे काम में लेंगे इनको, या फिर इनमें मिला करके काम में लेंगे। और जो हमारे परंपरागत इंजन है, जो डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन, इनके अंदर इनको काम में लेंगे। अब बात करें जैव ईंधन की, तो जैव ईंधन कितने प्रकार का होता है? तो नॉर्मली 3 ही प्रकार के होते हैं, एक ठोस, एक तरल और एक गैसीय। तो 3 प्रकार के हमारे जैव ईंधन है। ठोस की बात करें तो हमारे लकड़ी, सूखे पेड़ पौधे, खाद, ये तो हमारे ठोस जैव ईंधन है। पेड़ पौधों के बीच में माइनस है। बाकी बात करें हम तरल की बात करें तो बायोएथेनॉल, बायोडीजल, और गैसीय की बात करें हमारी बायोगैस। तो जैव ईंधन में हमारे ठोस में तो क्या आता है? लकड़ी, सूखे पेड़ पौधे, खाद। तरल में आता है हमारा बायोइथेनॉल और बायोडीजल, और गैसीय में क्या आता है? हमारा बायोगैस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? बायोएथेनॉल की। बायोएथेनॉल की हम बात करें तो ये जैविक पदार्थों की किण्वन क्रिया के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। जैविक पदार्थ होते हैं हमारे, जो हमने ऊपर देखे, उनका जब किण्वन क्रिया कराई जाती है तो उनसे हमारे बायोएथेनॉल का उत्पादन होता है। अब बात करें किन किन की, तो हम क्या है इसके अंदर? गन्ना, चुकंदर, ज्वार, आलू। अब तो इसके अंदर क्या है, जो हमारे खाद्यान्न, जो फसलें होती हैं जो खराब हो जाती है, मतलब जो हमारे टूटे हुए दाने होते हैं गेहूं के, टूटे हुए चावल होते हैं, तो इनको भी हम शामिल कर सकते हैं। हाल ही में जो सरकार के जो निर्देश हैं उसके अनुसार, पहले इनको शामिल नहीं करते थे, अब इनको भी शामिल कर सकते हैं बायोएथेनॉल बनाने में। बात करें बायोडीजल की, तो ये वनस्पति जो वसा होती है, वनस्पति वसा जैसे कि हमारे जो तेल होते हैं और जंतु वसा, इनके एस्ट्रीकरण के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। क्या है हमारे? बायोडीजल किससे बनता है? ये वनस्पति वसा और जंतु वसा के एस्ट्रीकरण के द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात इनके एस्टर बना दिए जाते हैं। अब बात करेंगे ये वनस्पति वसा किससे प्राप्त करेंगे? तो हमारे सोयाबीन, रतनजोट, जेट्रोफा, करंज, तो ये जो हमारे पादप होते हैं इनसे जो तेल प्राप्त होता है उससे, और हमारे जंतु वसा इनसे। तो हमारे क्या है? सोयाबीन, रतनजोत, जेट्रोफा, करंज और जंतु वसा, इनसे हम क्या करेंगे? बनाएंगे क्या? बायोडीजल। तो इनका हम क्या करते हैं? एस्ट्रीकरण कर देते हैं। एस्ट्रीकरण करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? बायोडीजल प्राप्त होता है। अब बायोडीजल हमने बना दिया। बायोडीजल ये काम क्या आएंगे? बायोडीजल है, बायोएथेनॉल है, ये काम क्या आएंगे? इनके महत्व के बारे में बातचीत करें। महत्व क्या है? पेट्रोलियम संसाधनों पर जो हमारी निर्भरता है इसको कम करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि हम लगभग 10% से भी कम पेट्रोल या डीजल का या क्रूड ऑयल का उत्पादन करते हैं, जितनी हमें ज़रूरत होती है। बाकी जो 90% आपूर्ति है हमें बाहर के देशों से खरीद कर पूरी करनी पड़ती है। और जब हम बहुत बड़ा अमाउंट में जब क्रूड ऑयल को बाहर से खरीदते हैं तो बहुत बड़ा जो धनराशि होती है हमारी की जो विदेशी रिजर्व है, फॉरेन करेंसी की, तो वह धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हमें क्या करना है? जो क्रूड ऑयल पर क्या करनी है? हमें अपनी निर्भरता को कम करना है। इसीलिए भारत क्या इलेक्ट्रिकल जो पॉलिसी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये पॉलिसी लेकर आया भारत। तो हमें क्या करना है? इनके ऊपर निर्भरता कम से कम करनी है। और भारत ने अपने एनडीसी के लक्ष्यों के अंदर भी यही चीज़ बताई है। जो हमारे आईएनडीसी के लक्ष्य, कच्चे माल की जो उपलब्धता होती है तो उसको भी कम करना है। और इसके लिए हम क्या करें? नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा से हमें फायदा होगा। बात करें पेट्रोलियम के द्वारा जो उत्पन्न होती है ग्रीन हाउस गैस, इसकी मात्रा को कम करना। क्यों? क्योंकि जो हमारे पेट्रोल डीजल से कारें चलती है, गाड़ियाँ चलती है, इंजन चलते हैं,
तो इनसे जो धुआं निकलता है इससे हमारे क्या ग्रीन हाउस गैसें निकलती है। और हम यदि ये बायोइथेनॉल बायोडीजल को काम में लेंगे तो ग्रीन हाउस गैसों की संख्या को कम किया जा सकता है और इससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायता करता है। आगे बात करें, इससे हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनका भी प्रबंधन आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग हम रिसाइकिल के रूप में बायोइथेनॉल और बायोडीजल के रूप में कर लेंगे। बात करें जो हमारी आर्थिक गतिविधि है इसको भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। बात करें आगे कि जो जैव ईंधन है इसका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, हम इनको किस तरह से बांट सकते हैं। हम इसको क्या है, जो हमारे जैव ईंधन होते हैं इनको पीढ़ियों के अनुसार बांटते हैं। किसके अनुसार बांटते हैं? पीढ़ियों के अनुसार बांटते हैं। सबसे पहले लेते हैं पहली पीढ़ी की जैव ईंधन। किसको लेते हैं? पहली पीढ़ी के जैव ईंधन। पहली पीढ़ी के जो जैव ईंधन होते हैं उनको पारंपरिक जैव ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पारंपरिक जैव ईंधन, अर्थात जो हम सदियों से जिसको काम में लेते आ रहे हैं। और वो कौन कौन से? पहली पीढ़ी के जो जैव ईंधन होंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे फीड स्टॉक से बना हुआ ऐसा जैव ईंधन जो भोजन के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे कि हम जैव ईंधन बना रहे हैं उन चीज़ों से जिनको यदि जैव ईंधन के रूप में काम में ना ले तो हम उसको खाने पीने में काम लेते हैं। जैसे हमारी चीनी होती है, स्टार्च होता है, वनस्पति तेल होता है, पशु वसा होती है। ये क्या है? हमारे खाने पीने की चीज़ें। जब इनसे हम जैव ईंधन बनाने की कोशिश करते हैं, बायोडीजल, बायोएथेनॉल ये बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन कहलाएंगे। जैसे हमारे बायो अल्कोहल है, बायो ईथर्स, बायोडीजल, बायोगैस ये सब बनता है इससे। लेकिन पहली पीढ़ी के जैव ईंधन में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे हमारी चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल, पशु वसा ये सब। फिर बात करेंगे, ये तो गलत है वैसे थोड़ा, लेकिन जो काम में नहीं आ रहा उससे हम कहीं तो काम ले। तो बात करें हम दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन। दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन की बात करें तो ये सतत और धारणीय फीड स्टॉक, जैसे कि हमारे गैर खाद्य फसलें, अपशिष्ट खाद्य फसलें, इनसे उत्पादित किए जाते हैं। तो इस सतत और धारणीय फीड स्टॉक का मतलब है कि उत्पादित तो कर दिए गए लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं है। ऐसी फसलें या ऐसी चीज़ें, जैसे आप समझते होंगे जो हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, जैसे हमारे रसोई का कचरा है, रसोई घर का कचरा होता है, या फिर हमारे जो उद्योगों से निकलने वाला कचरा होता है वो ले लो, चाहे हमारे खेतों के अंदर जब ऊपर की बालियां तोड़ लेते हैं गेहूं की या फिर फसलों की, फिर नीचे के बचे हुए जो डंठल होते हैं वो ले लो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, चाहे आप अपशिष्ट पदार्थ ले लो, तो कैसे भी चीज़ें ले लो, इनका उपयोग करके जब हम क्या जैव ईंधन बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन कहलाते हैं। तो इसमें हम क्या गैर खाद्य फसलें काम में लेते हैं जिनको हम खाते पीते नहीं है, और हमारे जो अपशिष्ट खाद्य फसलें होती हैं इनको भी इसके अंदर काम में लेते हैं। इसीलिए इनको उन्नत जैव ईंधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें दो फायदे होते हैं, एक तो हमारा कचरा कम हो जाता है, दूसरी तरह से हमें जैव ईंधन भी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? उन्नत जैव ईंधन कहते हैं। अब बात करें किन किन को काम में लेंगे हम। सेलुलोज, इथेनॉल, वो क्या क्या बनाएंगे इसे? सेलुलोज, इथेनॉल, बायोडीजल ये सब बनाते हैं। जैसे हमारे डंठल वंठल होते हैं, जैसे मक्का है, मक्का के नीचे ऊपर की बाली ही काम की होती है, बाकी तो सब खराब होता है, तो उन डंठलों को काम में लिया जा सकता है जैव ईंधन बनाने में। बात करें तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन। तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन की बात करें हम, क्या तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन की बात करें तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, हमारे माइक्रोब्स होते हैं, जैसे हमारे शैवाल होते हैं, इनसे प्राप्त किए जाते हैं। क्या? हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, जो जैव ईंधन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इनसे हम कौन सा जैव ईंधन प्राप्त करते हैं? ब्यूटानॉल। तो ब्यूटानॉल हम इनसे प्राप्त करते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन होते हैं। इसी क्रम में हम चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन देखें तो चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन हम ऐसी फसलों से प्राप्त करेंगे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड फसलें होती हैं, उनसे हम प्राप्त करेंगे। अर्थात हम कई बार क्या करते हैं, ऐसी फसलों का विकास करते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा तेल निकले। क्यों? क्योंकि हमें तेल खाना तो है नहीं, उस तेल से हमें क्या बायोडीजल, बायो फ्यूल बनाने की कोशिश करनी है। तो हम ऐसा तो कर सकते हैं, क्योंकि हम ये तो, जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो हमारी जो बीटी ब्रिंजल है, तो वो फसल वैसे तो है तो अच्छी, लेकिन भारत सरकार ने इसको उगाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव होने की संभावना है। क्यों? अभी तक तो हुए नहीं है, लेकिन संभावना के हो सकते हैं और लंबे प्रभाव भी पड़ सकते हैं। लेकिन जो हम जैव ईंधन बना रहे हैं, तो जैव ईंधन में तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं इनका उपयोग कर सकते हैं। तो हमने चार पीढ़ी के देखे, चारों पीढ़ियों को हम एक बार वापस आपको बता देते हैं। पहली पीढ़ी में तो हम उन चीज़ों को काम में लेंगे जो खाने पीने की चीज़ें हैं। दूसरी पीढ़ी में हम उन चीज़ों को काम में लेंगे जो खाने पीने की चीज़ें नहीं है, लेकिन जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हमारे रसोइयों का कचरा होता है, गैर खाद्य फसलें होती है, जैसे फल फ्रूट के छिलके विलके, ये सब काम में लेंगे। तीसरी पीढ़ी में हम क्या करेंगे? तीसरी पीढ़ी में हम जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनको इस्तेमाल करेंगे जैव ईंधन बनाने में। और चौथी पीढ़ी में हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं
इनका उपयोग करेंगे जैव ईंधन या बायोफ्यूल बनाने में। अब बात करेंगे इसके लिए भारत सरकार की एक जैव ईंधन नीति भी आई थी, कब? 2018 में। इस नीति में जैव ईंधनों को श्रेणीबद्ध किया गया है। क्या? उनको श्रेणीबद्ध, एक कैटेगराइजेशन की गई है ताकि प्रत्येक श्रेणी में उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा सके। हर चीज की क्या है, श्रेणियां बना दी। अब इसके अंदर 3 श्रेणियां बनाई गई है। क्या? इस नीति में जैव ईंधन की 3 श्रेणियां बनाई। पहली आती है हमारे आधारभूत जैव ईंधन, क्या आता है? बेसिक, जिसे कहते हैं आधारभूत जैव ईंधन, जिन्हें फर्स्ट जी कहते हैं। दूसरा विकसित जैव ईंधन, जिसे 2G कहते हैं। और 3G का मतलब तीसरी पीढ़ी आती है, तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन। पहली बात करें तो पहली पीढ़ी के जैव ईंधन में हम 2 ही चीज शामिल करते हैं, वो होते हैं हमारे बायोएथेनॉल और बायोडीजल। कि बायोएथेनॉल और बायोडीजल काम में लेते हैं इसके अंदर, अर्थात इनका उत्पादन करेंगे हम। दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के अंदर हम एथेनॉल है, ये नार गलत हो गया, ये थोड़ा सा, ये क्या है? एथेनॉल है। तो एथेनॉल काम में लेंगे। पर निगम से जो कचरा, ठोस कचरा निकलता है, जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, जो हमारे सीवरेज की बात कर रहे हैं, और ड्रॉप इन ईंधन, ये भी। ड्रॉप इन ईंधन का मतलब कई ऐसे कचरे होते हैं जो जलाने के काम आ सकते हैं लेकिन लोग फेंक देते हैं। तो हम दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन में हमारे एथेनॉल, निगम से निकला हुआ जो हमारे सॉलिड वेस्ट होता है उसको, और ड्रॉप इन ईंधन, अर्थात इन सबको काम में लेंगे जैव ईंधन के रूप में। तीसरी पीढ़ी में हम क्या करेंगे? बायो सीएनजी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बायो सीएनजी बनाएंगे। तो हमने क्या है, इस नीति के अंदर 3 कैटेगरी बनाए, 1G, 2G और 3G। इस नीति में क्या है, हमारे जो गन्ने का रस होता है, गन्ने का जो रस होता है, चीनी वाली वस्तुओं जैसे कि हमारे चुकंदर, स्टार्च वाली जो वस्तुएं, जैसे कि हमारे भुट्टा, कसावाए, मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त बेकार अनाज, जैसे हमारे गेहूं, टूटा हुआ चावल, सड़े हुए आलू, इन सब का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। और इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चा माल का दायरा बढ़ा दिया। तो इस नीति में अब क्या किया गया कि पहले तो इन चीज़ों को शामिल नहीं करते थे, लेकिन अब क्या किया गया है कि जो गन्ने का रस होता है, रस का मतलब होता है कि जब आपने कभी मशीन से गन्ना का जूस निकलता है, उससे चीनी बनाते हैं, तो नीचे का जो पदार्थ होता है उससे तो चीनी बन जाती है, लेकिन ऊपर का जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसको फेंक दिया जाता था पहले, जिसको क्या कहते हैं, रस्से कहते थे। तो उसको फेंक दिया जाता था। अब क्या कर सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे चुकंदर और स्टार्च वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि कई बार हमारी जैसे भुट्टा होता है, कसावा होता है, तो जो, और फिर या फिर हमारे जो गेहूँ, टूटे हुए चावल, सड़े हुए आलू, बहुत सारी जो फसलें होती हैं जो हमारी सड़ जाती है, तो उसको फेंक देते हैं। फेंकना नहीं है उसको, क्यों? क्योंकि उससे इस्तेमाल करके हमें क्या बनाना है? बायो एथेनॉल बनाना है। बात करें किसी भी किसान के यदि अतिरिक्त उत्पादन हो जाता है, क्या होता है? अतिरिक्त उत्पादन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि मार्केट में तो उसकी खपत होगी नहीं, मार्केट में तो बिक नहीं रहा। तो क्या करेंगे? उसके डर लगेगा किसान को कि अब क्या करें, जो फसल खराब हो रही है। तो हम खराब नहीं होने देंगे उस फसल को, उस फसल से हम क्या करेंगे? बायोएथेनॉल और बायोफ्यूल बनाने की कोशिश करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए इस नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति का गठन किया है। किसका? राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति या कोऑर्डिनेशन समिति का गठन किया है। और इसकी मंजूरी से एथेनॉल उत्पादन के लिए पेट्रोल डीजल में मिलाने के लिए अतिरिक्त जितने भी अनाज है उनका इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकेगी। लेकिन ये तब देंगे जब ये समिति इसको कहेगी, कि ये समिति यदि इस्तेमाल करने के लिए कह दे तो हम क्या कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीति की बात करते हैं, नीति में जो 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी है, इसके लिए 1G जो जैव ईंधन है इसकी तुलना में ज़्यादा कर छूट, उच्च खरीद मूल्य के अलावा 6 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाना है। तो इसमें यही बताया कि जो नीति में 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी है इसके निर्माण के लिए, और साथ ही साथ 1G जैव ईंधनों की तुलना में ज़्यादा कर छूट, उच्च खरीद मूल्य के अलावा 6 सालों में कितने? 5,000 करोड़ रुपए का फंड भी देना है। अब आगे हम बात करें 2025-26 तक हमारा एक टारगेट भी है इसके अंदर। इस नीति में हमने क्या किया है? एक टारगेट बनाया, 2025-26 तक हमें क्या करना है? 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, अर्थात जो हमारा पेट्रोल और डीजल है उसमें क्या करना है? हमें 20% एथेनॉल मिलाना है उसके अंदर 2025-26 तक। और इसका लक्ष्य, जिसके इस्तेमाल से गाड़ियाँ 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करेगी। अब इसको मिलाने से क्या होगा? हमारी गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और वो कितना हो जाएगा? 35% कम हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन इथेनॉल कम करता है। इथेनॉल में मौजूद जो हमारे 35% जो ऑक्सीजन के चलते फ्यूल नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को भी कम करेगी। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा मिलाने से हमारे को गाड़ियाँ खराब नहीं होने वाली या फिर पर्यावरण प्रदूषण नहीं होने वाला। ये बता रहे हैं कि 20% यदि हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर दें तो इससे हमें क्या क्या होगा? एक तो 35% कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकलेगी,
35% तक हमारे जो हाइड्रोकार्बन सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी कम निकलेगी। साथ ही साथ ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी उत्सर्जन कम से कम करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और 2025-26 तक हमें क्या करना है, हमारे पेट्रोल डीजल के अंदर 20% क्या है, एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी ही है। अब बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। हमने 4 लेक्चर के अंदर बहुत कुछ जानने की कोशिश की। अब बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ ये काम आती है। सबसे पहले हम कृषि में, जिसे हम ग्रीन बायोटेक कहते हैं, फिर पशुपालन, उद्योग जिसे वाइट बायोटेक कहते हैं, चिकित्सा जिसे रेड बायोटेक कहते हैं, एनर्जी, पर्यावरण जिसे ग्रे बायोटेक कहते हैं। इनके बारे में एक एक करके बातचीत करते हैं कि इनके अंदर हमारे बायोटेक कैसे कैसे काम आ सकती है। सबसे पहले कृषि में बायोटेक कैसे काम आएगी। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से क्या कर सकते हैं, उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का विकास कर सकते हैं। ऐसी किस्में क्या जो उत्पादन बहुत ज़्यादा करती है, उनका विकास हम कर सकते हैं। जैसे हमारी हाशी गेहूँ है, फ्रैंकुलाना गेहूँ है। तो ये हाशी गेहूँ हमारे जो बीकानेर साइड है, बीकानेर साइड के अंदर है, बनाई गई है। और इसके अंदर क्या है, ब्लैक होता है इसका दाना। इसका दाना क्या कैसा होता है, ब्लैक होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया सवाल था हमारा हाशी गेहूँ का। फिर IR8 जो चावल है, तो ये भी हमने बनाया है। फिर हमारी उच्च प्रतिरोधी जो किस्में, इनका विकास किया गया है। जैसे हमारे बीटी कपास, बीटी बैंगन। बीटी कपास में आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अब तो शायद कम पूछा जाता है, पहले बहुत पूछा जाता था कि बीटी कपास और बीटी बैंगन में बीटी शब्द क्या है। बीटी का मतलब बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis होता है बीटी का मतलब। और जो हमारे बॉलवर्म होते हैं, बॉलवर्म क्या होता है, एक कीड़ा होता है जो हमारे कपास और बैंगन की जो पत्ते होते हैं इनको खा जाता है। जब हम क्या करते हैं, बीटी जो जीन होता है, जो प्रतिरोधी जीन होता है, इन पादपों के जो जेनेटिक कोड है उसके अंदर समाविष्ट करा देते हैं, मिला देते हैं। तो जैसे ही इन पत्तियों को खाता है तो वह उसकी वजह से मर जाता है। तो बीटी कपास और बीटी बैंगन, ये जो जेनेटिक हमारी प्रजातियां हैं उनका विकास किया गया है। जो हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है, इसमें क्या होता है, GM सरसों खरपतवार प्रतिरोधी है। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बनाई है। और इसका वाणिज्यिक नाम आता है हमारा धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, DMH। अर्थात जो हमारी सरसों बनती है इससे, उसे हम क्या कहते हैं, DMH। और इसमें क्या होता है, एक खरपतवार प्रतिरोधी है। अर्थात इसके आसपास जो खरपतवार पहले उग जाती थी, अब वो नहीं उगती है। फ्लेवर सेवर टमाटो मतलब सड़न प्रतिरोधी, कि मतलब इसका कवर इतना मजबूत है कि ये महीने महीने 1.5 महीने तक इसकी कुछ भी नहीं होता है, अर्थात खराब नहीं होता है। उच्च पोषक तत्व वाली किस्मों का विकास किया गया, जैसे हमारे गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या है, विटामिन की मात्रा ज़्यादा है। और कौन सी विटामिन की, विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा है। अब ये पता नहीं क्यों छूट गया, लेकिन आपको याद रखना है विटामिन ए की मात्रा किसमें ज़्यादा, हमारे गोल्डन राइस में। सुपर बनाना में हमारे प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। विटामिन तो होते ही होते हैं, विटामिन ए और प्रोटीन दोनों है इसके अंदर, किसमें, सुपर बनाना में। सुपर पोटैटो में से हम क्या मिलता है, स्टार्च और मंड मिलता है वैसे तो, लेकिन अब सुपर पोटैटो में क्या मिलेगा, हमें प्रोटीन भी मिलेगा। अब ये नहीं कह सकते कि पोटैटो खाने से कि हमारे प्रोटीन नहीं मिलेगा, लेकिन सुपर पोटैटो खाओ तो सुपरमैन बन जाओ, मतलब प्रोटीन भी इससे मिलेगा। मृदा की जो उर्वरता है, क्या मृदा की उर्वरता को बढ़ाने वाले जैव उर्वरकों का विकास किया गया है। इस हेतु निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया गया है, जैसे हमारे राइजोबियम, एजोला, एजोटोबैक्टर। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इसका मतलब जो हमारे लेगुमिनस पादप होते हैं, लेगुमिनस पादप का मतलब फली वाले जितने पादप होते हैं। और सोचते हैं फली वाले कौन से पादप होते हैं, मतलब दाल वाले जितने पादप होते हैं जिनसे हमसे दाल मिलती है। जैसे हमारे मटर है, बहुत सारी मसूर की दाल, चने की दाल, तो बहुत सारी ऐसी दालें होती है जिनकी जड़ों में क्या है, गांठें पाई जाती है। उनकी जड़ों में क्या पाई जाती है, गांठें। तो लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों में गांठें पाई जाती है। और उन गांठों में बहुत सारे जो जीवाणु पाए जाते हैं, क्या, बहुत सारे जीवाणु या बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, जैसे हमारा राइजोबियम, एजोला, एजोटोबैक्टर, ये सब मिलके क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इसका मतलब ये है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब ये है कि ये प्रकृति के अंदर जो जितनी भी नाइट्रोजन है उससे नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रेट में बदल के पेड़ पौधों को उपलब्ध कराते हैं। अब सब पौधों में ये खासियत होती नहीं है, लेकिन हम बायोटेक के जरिए ये वाली खासियत हर पौधे के अंदर डाल सकते हैं, जिससे हमारे क्या, पेड़ पौधों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण आसानी से हो जाएगा। माइक्रोराइजा जल और पोषक तत्वों का अवशोषण को बढ़ाने वाले कवक होते हैं। तो हमने इसका इस्तेमाल पशुपालन व कृषि में देख लिया, अब पशुपालन में देखते हैं। जैव तकनीकी की सहायता से उच्च उत्पादकता वाले पराजिनी जंतुओं का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया, पराजिनी जंतुओं का निर्माण किया गया है, जिससे क्या, दूध, मांस, रेशम, ऊन के उत्पादन, गुणवत्ता, इन सबको बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हमने कई जंतुओं पर क्लोनिंग की है। जैसे हमने जो डॉली भेड़ देखा था, जो हमारी गरिमा गाय थी,
गरिमा भैंस थी। तो बहुत सारे जीव है जिन पे हमने इसका इस्तेमाल किया है, डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक का इस्तेमाल किया है। जैसे हमारे भैंस में महिमा भैंस, गरिमा भैंस, बैलों में एक श्रेष्ठ बैल बनाया है। श्रेष्ठ का मतलब सुपर नहीं होता, इस बैल का नाम ही श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ बैल बनाया है जो बलिष्ठ है, ताकतवर है। कई बार किया है हमने पशुपालन में टिश्यू कल्चर, जीन बैंक क्लोनिंग। जीन बैंक का तो आपको पता होगा, जीन बैंक हमारे यहाँ पे बस्सी के अंदर है, जयपुर के अंदर। वहाँ पे हमारे कई जानवरों का वीर्य भी संचित किया गया, सुरक्षित रखा जाता है। आदि इन तकनीकों का उपयोग करके विलुप्त प्राय जो जानवर हैं और संकट प्राय प्रजातियां हैं उनका संरक्षण किया जा सकता है। अब बात करें उद्योगों में कैसे काम मिलेंगे। उद्योगों की हम बात करें तो उद्योगों में विभिन्न जीवों और जैव रसायन मतलब एंजाइमों का उपयोग करके जैव उत्प्रेरक का काम किया जा सकता है। जैसे सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है एस्परजिलस नाइजर जीवाणु के द्वारा। जो हमारे एस्परजिलस जीवाणु है, तो ये क्या करता है, हमारे सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं उद्योगों में हम किस तरह काम में ले सकते हैं बायोटेक को। तो हमारे जैसे सिट्रिक अम्ल का निर्माण बहुत सारा करना है, तो एस्परजिलस नाइजर करता है। एसिटिक अम्ल का हमारा एसिटोबैक्टर एसिटाई करता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण हमारा लैक्टोबैसिलस करता है। शराब उद्योग में हमारे किण्वन क्रिया के द्वारा ही क्या होता है, शराब का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे हमने देखा था, यदि आपने हमारे पुराने वीडियो देखे तो श्वसन का जो चैप्टर था उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जब अनाक्षय श्वसन करते हैं, जो जीव क्या करते हैं, अनाक्षय श्वसन करते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है और सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देते हैं, अल्कोहल में बदल देते हैं, दारू बन जाती है। मतलब जैव प्रौद्योगिकी से निर्मित उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का व्यावसायिक उत्पादन भी किया जाता है। जैसे हमारे बीटी कपास का निर्माण किसने किया, अमेरिका की एक मॉन्सेंटो कंपनी है। मॉन्सेंटो कंपनी क्या है, नॉर्मली जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, बीज होते हैं, इनका निर्माण करती है। अमेरिका की बहुत प्रसिद्ध कंपनी है और बहुत सारा फायदा भी कमाती है। भारत भी धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा है। जैव प्रौद्योगिकी से निर्मित औषधियों का व्यावसायिक उत्पादन हो रहा है। जैसे हमने ह्यूमिलिन बनाया, ह्यूमिलिन का उत्पादन हमारे जो सुअर होता है, तो सुअर के जो पैंक्रियाज होता है उससे हम क्या करते हैं, ह्यूमिलिन का निर्माण करते हैं। और ह्यूमिलिन क्या होता है, ये हमारे जो मनुष्य होते हैं जिनमें डायबिटीज मेलिटस नामक बीमारी पाई जाती है, जिसे मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। तो उसमें क्या, डायबिटीज के इंसुलिन के जो इंजेक्शन होते हैं वो बनाए जाते हैं। और कहाँ बनाए जाते हैं, ये सुअर की पैंक्रियाज के अंदर बनाए जाते हैं। जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डीएनए कंप्यूटर का निर्माण भी किया जा रहा है। किसका निर्माण किया जा रहा है, डीएनए कंप्यूटर का निर्माण भी किया जा रहा है। तो हम इसको देख रहे हैं। अब बात करेंगे हम चिकित्सा में किस तरह से इसको काम में ले सकते हैं। डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक है। तो डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक का उपयोग करके हम उन्नत नस्ल और अभिष्ट गुणों वाली नस्लों का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उन्नत नस्ल और अभिष्ट जो हम चाहते हैं ऐसे गुणों वाली नस्लों का निर्माण भी कर सकते हैं। बहुत सारे टीकों का विकास कर सकते हैं। जैसे हमारे हेपेटाइटिस बी, जिसे पीलिया कहते हैं, हर्पीज वायरस, जो हर्पीज वायरस है, तो इन सब के टीकों का इलाज निर्माण हमने किया है। हमारे वृद्धि हार्मोन के निर्माण में, अर्थात जो ग्रोथ हार्मोन का निर्माण है, इससे किया जा सकता है। फिर बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग हम पैतृकता की जांच करने में कर सकते हैं। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो देखे तो उसमें हमने बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए जो अपराधी की पहचान की जा सकती है। साथ ही साथ जो पैतृकता, अर्थात ये इसका पिता है या इसका बच्चा है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। जेनेटिक टेस्टिंग, इसका उपयोग करके बीमारी के कारणों का पता लगाया जा सकता है कि बीमारी क्यों हो रही है, तथा भविष्य में होने वाले आनुवंशिक बीमारियों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण की बात करें, जैसे हमारे BRCA1, BRCA2, ये सारे जीन क्या होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनते हैं। क्या बनते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनते हैं। और यदि इन जीनों को हम शरीर से हटा दें तो उस महिला के ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना गिर जाती है, अर्थात नहीं होगी। तो हमने इससे पता लगा लिया कि कौन कौन सी आनुवंशिक बीमारियां किन जीनों की वजह से हो रही है। फिर बात करें जीन थेरेपी की, तो इसका उपयोग हम आनुवंशिक बीमारियों के इलाज के लिए करते हैं। जो हमारी आनुवंशिक बीमारियां हैं, जैसे कि हमारे अल्जाइमर है, पार्किंसन है, सिकल सेल एनीमिया है, तो इन बीमारी को इलाज करने में हम जीन थेरेपी का उपयोग कर सकते हैं। जिसमें हमारे जो दूषित जीन है उसको हम हटा देंगे, उसकी या फिर उसकी मरम्मत कर देंगे, या फिर एक जो सही जीन है उसका प्रवेश करा देंगे। फिर आता है जीन एडिटिंग। ये रू नहीं है, ये रू नहीं है, ठीक है। तो जीन एडिटिंग की बात करें, जो हमारी CRISPR-Cas9 टेक्निक है,
क्रिस्पर Cas9 टेक्निक या तकनीक का उपयोग करके वायरस जनित जो रोग होते हैं और कैंसर का उपचार भी किया जा रहा है। किससे? हम क्रिस्पर Cas9 टेक्निक से। तो आपको ये इसके बारे में हमने डिटेल में पहले पिछले वाले लेक्चर में बताया। IVF तकनीक की बात करें हम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो जो हमारे निसंतान दंपति हैं उनको संतान प्राप्ति करने में ये सहायता करता है। स्टेम सेल थेरेपी की बात करें तो इस तकनीक का उपयोग क्षतिग्रस्त जो उत्तक होते हैं, जो हमारे उत्तक या अंग जो खराब हो चुके हैं या हमारा नुकसान जिनका हो गया, उनकी मरम्मत अंग प्रत्यारोपण में किया जा रहा है। क्या? उसकी मरम्मत की जाती है, साथ ही साथ अंग प्रत्यारोपण में इसका उपयोग किया जा रहा है। चिकित्सकीय क्लोनिंग की बात करें, इस तकनीक द्वारा कृत्रिम अंगों का विकास करके अंग प्रत्यारोपण किया जाता है। क्या? कृत्रिम अंगों का विकास करके अंग प्रत्यारोपण किया जाता है। कैसे? चिकित्सकीय क्लोनिंग से। तो जैव संसूचन की बात करें, इनका उपयोग शरीर में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक जो बदलाव होते हैं इनका पता लगाने और रोगों की पहचान करने में की जाती है। तो जैव संसूचन तो आप जानते होंगे, जैसे आपने प्रेगनेंसी टेस्ट का नाम सुना है, तो वही भी हमारा जैव संसूचन है कि जैसे हमारे शुगर की जांच करने के लिए थोड़ा सा ब्लड लेते हैं और पता लगा देते हैं, जो हमारा थोड़ा सा थोड़ी सी जांच से हम क्या है प्रेगनेंसी के बारे में पता लगा लेते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में होने वाले जो जैव रासायनिक बदलाव है उनका पता लगा लेते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? जैव संसूचन कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें, रक्त के अंदर जो हमारा ग्लूकोज है इसके स्तर का पता लगाना, गर्भावस्था का पता लगाना, इससे कर सकते हैं। फिर बायोजेनिक थेरेप्यूटिक्स, इसके तहत क्या जीवों और सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके दवाइयों का विकास किया जाता है। क्या होता है इसमें? क्या है, जीवों और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके क्या कर रहे हैं? दवाइयों का विकास कर रहे हैं। और ये दवाएं अधिक प्रभावी और कम साइड इफेक्ट वाली होती है। ये दवाइयाँ क्या होती है? अधिक तो प्रभावी होती है और कम साइड इफेक्ट वाली होती है। उदाहरण के लिए देखें तो कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग करके हम इंसुलिन बना रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमिलिन कहते हैं। तो हमारे कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग करके जो इंसुलिन बनाया जाता है उसे ह्यूमिलिन कहते हैं। अब हम बात करेंगे पर्यावरण में हमारे बायोटेक कैसे काम आ रहा है। पर्यावरण की बात करें तो हमारा टिश्यू कल्चर, जीन बैंक, क्लोनिंग आदि तकनीकों का उपयोग करके हम संकटग्रस्त जितनी प्रजातियां हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं। अर्थात जो जीव जंतु लगभग विलुप्ति के कगार पे हैं, हम क्या करेंगे? उनके जीनों का, उनके जो टिश्यूज है, उनके वीर्य का, इनका संकलन कर सकते हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं और भविष्य में हम उनका निर्माण कर लेंगे। जो हमारे औद्योगिक कचरा है उसको नष्ट करने के लिए बायो सर्फेक्टेंट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? बायो सर्फेक्टेंट का उपयोग करते हैं। फिर बायो उपचार की बात, जैव उपचार की बात करें तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा जैसे जीवाणु का उपयोग करके ऑयल जेपर और ऑयलीवरस एस इनका उत्पाद बनाया जाता है, जो क्या करते हैं? समुद्र में जो पेट्रोलियम पदार्थों का रिसाव होता है उनको दूर करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कई जहाज हमारे समुद्र के ऊपर, महासागर के ऊपर से जाते हैं, तो जाते टाइम क्या होता है? कई बार इनसे लीकेज हो जाता है ऑयल का। तो ये ऑयल क्या होता है? महासागर और सागर के ऊपर की तरफ एक परत के रूप में जमा रहता है। तो ये हमारे जो स्यूडोमोनास प्यूटिडा है इसका उपयोग करके हमने ऑयल जेपर और ऑयलीवरस एस इसका निर्माण किया है। ये क्या करता है? उस परत को तोड़ देता है और उसको सरल अणुओं में तोड़ के खत्म कर देता है, जो हमारा ये ऑयल है जो बह गया था। बात करें जैव संसूचकों का उपयोग पर्यावरण प्रदूषण का पता लगाने में भी किया जाता है। कई बार तो हमें वैसे पता चल जाता है कि जैसे लाइकेन है, तो लाइकेन से हमें क्या पता चलता है? क्या सल्फर का प्रदूषण है या नहीं, प्रदूषण का स्तर कितना है कितना नहीं। तो हम जैव संसूचकों का उपयोग कर सकते हैं इसको पता लगाने के लिए। फिर ऊर्जा की बात करें, तो माइक्रोबियल एनहांस्ड ऑयल रिकवरी। क्या? माइक्रोबियल एनहांस्ड ऑयल रिकवरी मतलब MEOR। इस तकनीक में क्या सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके क्रूड ऑयल के उत्पादन की दर को बढ़ाया जा सकता है। क्या होता है? क्रूड ऑयल के उत्पादन की दर को बढ़ाया जा सकता है। किस तकनीक से? माइक्रोबियल एनहांस्ड ऑयल रिकवरी तकनीक में सूक्ष्म जीव का प्रयोग करेंगे ना, क्रूड ऑयल के उत्पादन की दर को बढ़ा देंगे। हमारे रतनजोत, जेट्रोफा आदि की जो उन्नत किस्में इनका विकास करके बायोडीजल उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? इनकी जो उन्नत किस्में इसका विकास करेंगे और विकास करके बायोडीजल उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। अब ये तो हमने बहुत सारी चीजें देख ली। अब देखेंगे हम जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतिपरक मुद्दे, अर्थात इस तकनीक का उपयोग करने से हमें कोई दिक्कत है या नहीं। पहली दिक्कत की बात करें तो हम चिकित्सकीय जो परीक्षण होते हैं, क्या चिकित्सकीय परीक्षणों में मानव जीवन और मानव स्वास्थ्य की रक्षा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1999 में USA में जीन थेरेपी करवाने के लिए एक बच्चा गया था 19 साल का, तो उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या?
जो हमारे जीन थेरेपी के लिए एक बच्चा गया था, 19 साल का था 1999 में, तो उसकी जब उसका टेस्ट किया जा रहा था तो टेस्ट के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु अथवा स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़े तब इसका जिम्मेदार कौन हो, कि हम तो क्या आगे बढ़ने के लिए और बहुत सारे विकास करने के लिए, खोज करने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसी दौरान किसी यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा। बात करें जैव प्रौद्योगिकी आधारित जितनी भी दवाइयाँ होती हैं और उपचार विधियाँ होती हैं, पहली बात ये महंगी होती है, ये हमारे सामान्य लोगों को वैसे भी नहीं मिल पाएगी। धन के अभाव में इलाज से वंचित रखना मानवता के विरुद्ध होता है। कि आपके पास एक टेक्निक है, एक तरीका है, जैसे किसी भी बीमारी का, किसी भी व्यक्ति का इलाज हो सकता है, लेकिन वो इतना महंगा है कि उस तक वह पहुंच नहीं सकता, तो आप ऐसी तकनीक बना के क्या करोगे जो लोगों तक पहुंच ही ना पाए। पराजिनी जीवों के निर्माण में हमारी प्रजातीय शुद्धता का उल्लंघन होता है। कई बार हम ट्रांसजीन जीव बनाते हैं, जैसे कि हमने हैरी पॉटर वाला वो जीव बताया था कि एक ही जीव में बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग अलग विशेषताओं वाले जो जीव होते हैं वो सही नहीं होते। इससे क्या, तो जो हमारी प्रजाति शुद्धता है वो धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी। हो सकता है हम प्रगति की तरह नहीं, विनाश की तरफ जा रहे हैं। मानव जीनों का पशुओं में प्रत्यारोपण करना मानवता के विरुद्ध होता है। कि जैसे मानव जीन होते हैं और मानव जीनों को यदि पशुओं में डाल डाल के चेक करते हैं, तो ये तो वैसे भी हमारे मानवता के विरुद्ध होता है। मानव क्लोनिंग को प्रकृति के विरुद्ध भी माना जाता है। क्या, मानव क्लोनिंग को प्रकृति के विरुद्ध माना जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चे जन्म लेने चाहिए, न कि बच्चे बनाए जाने चाहिए, बच्चे बनाए नहीं जाने चाहिए। चिकित्सकीय क्लोनिंग और स्टेम सेल थेरेपी को भ्रूण हत्या के समान ही माना जाना चाहिए। कि हमारे जो चिकित्सकीय क्लोनिंग करते हैं, तक क्लोनिंग के जरिए छोटे छोटे जीव बनाते हैं, उन पर हम टेस्ट करते हैं, यदि वो मर जाते हैं तो हम सोचते हैं एक चीज़ जीती थी तो मर गई, लेकिन ये चीज़ गलत है। उसको ऐसा माना जाना चाहिए कि किसी जीव की हत्या कर दिया आपने। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती है, जीएम फसलें, उनमें टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग करना उसे अवहनीय बना देता है। क्या बना देता है? अवहनीय बना देता है। जो हमारे बीटी ब्रिंजल, बीटी कपास की बात कर रहे हैं, जीएम फसलों और जीएम प्रजातियों का पर्यावरण पर दूरगामी प्रभाव होता है। क्या होता है? ऐसे तो हम सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका बहुत दूर तक प्रभाव पड़ता है। कई बार हमें बाद में पता चलेगा इसके बारे में, वर्तमान में इनके प्रभाव नहीं दिखते। फिर बात करें निजता संबंधी चिंताएं। क्या, निजता संबंधी चिंताओं की बात करें तो किसी व्यक्ति की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का दुरुपयोग किया जा सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति को पता चल जाए कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है, तो इस बीमारी का उपयोग करके वह राजनीतिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से वह उनको, उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर खुद फायदे में आ सकता है। ये फॉर है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो बायोटेररिज्म, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम ऐसे घातक वायरस, जैसे कि हमारे कोरोना वायरस था, तो ये भी ऐसा माना जाता है कि चीन की किसी लेबोरेटरी में एक वायरस के रूप में बनाया गया था ताकि ये हमला कर सके। क्या, जैविक हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन वह वहीं फैल गया और इससे पूरी दुनिया तबाही की कगार पे आ रही थी। बात करें जीवाणु और अन्य प्रजातियों को और अधिक घातक बनाया जा सकता है, जो पहले से ही घातक है। फिर सबसे बड़ी बात आती है जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार के मुद्दे, आईपीआर के जो मुद्दे होते हैं बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, उनकी बात करें। क्योंकि आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अर्थात जो बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण केवल नए आविष्कार के लिए दिया जाता है। यदि आप नए नए आविष्कार करते हो तो आपके जो आविष्कार है उनको आईपीआर पेटेंट कर दिया जाएगा, न कि वस्तुओं की खोज के लिए। अतः जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो नवाचार होते हैं उनमें ये पता लगाना कठिन हो जाता है कि जो आपने नए खोजे गए जीन हैं, ये डीएनए कोशिकाएं, केवल खोज है या तकनीकी आविष्कार। कई बार पता ही नहीं लग पाता कि आप पेटेंट कराने के लिए तो चले जाते हो सकता है दुनिया के सामने पहले से ही थी वो, आपने केवल उसको खोजा है, न कि कोई आविष्कार किया है। इसका पता लगाना बहुत मुश्किल था। भारत में 2005 से पहले केवल प्रक्रिया पेटेंट मिलता था, लेकिन उसके बाद से अब उत्पाद पेटेंट भी मिलने लग गया है। उत्पाद पेटेंट के अभाव में भारत में आईपीआर उत्पादों की दूसरी प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता रहा, जो विवाद का विषय बना रहा। जैसे हमारे जेनेरिक दवाइयों का उत्पादन होता है। पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3D क्या करती है? पेटेंट के एवरग्रीनिंग का विरोध करती है, निषेध करती है। आपने हमारे पुरानी वीडियो देखे हैं तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। जो 3D धारा है ये क्या करती है? एवरग्रीनिंग का विरोध करती है। मतलब दवाइयों में और चीज़ों में थोड़ा बहुत हेर फेर करके आप दोबारा पेटेंट कराने के लिए नहीं जा सकते। यदि आपको दोबारा पेटेंट कराना है चीज़ों को, तो आपको दोबारा से नए आविष्कार करना पड़ेगा, न कि पुराने किसी आविष्कार में छोटा मोटा परिवर्तन करके
आप उसको पेटेंट कराने के लिए पहुंच जाओ। तथा पुनः पेटेंट प्राप्त करने की जो क्षमता होती है उसमें सुधार की अपेक्षा करती है। इसी आधार पर जो हमारे नोवार्टिस की कैंसर की दवाई है ग्लाइवेक, इसका पेटेंट आवेदन निरस्त कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि 20 साल तक इसको काम में लिया गया और दोबारा से पेटेंट कराने के लिए आ गए बिना कुछ परिवर्तन किए। बात करें पेटेंट की, तो पेटेंट अधिनियम की धारा 84 अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान करती है। और ये धारा क्या करती है? सरकार को व्यापक जनहित में पेटेंट धारक की पूर्व अनुमति के बिना, ये ध्यान रखना, पेटेंट धारक की अनुमति लेने की इसमें जरूरत नहीं है, तो पेटेंट धारक की पूर्व अनुमति के बिना उत्पाद के विनिर्माण का अधिकार किसी भी कंपनी को दिया जा सकता है। तो इसके भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इस आधार पर बेयर कंपनी की जो कैंसर दवाई थी नेक्सावर, इसके उत्पादन की अनुमति सरकार ने किसको दे दी थी? नाटको कंपनी को दे दी थी। फिर बायोपायरेसी की समस्या भी सबसे बड़ी समस्या में आती है। जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो जैव उत्पाद है, क्या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो जैव उत्पाद है और जैव रसायन है, इनका व्यावसायिक दोहन करना और उनका पेटेंट प्राप्त कर अन्य को उसके दोहन से रोक देना, ये हमारे बायोपायरेसी कहलाती है। कि जैसे हमारी जो हल्दी है, चावल है, तो बहुत सारे सालों से हमने क्या है उसका उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हमने उसका पेटेंट नहीं कराया कभी। लेकिन दूसरा यदि व्यक्ति उसका पेटेंट करा ले तो हमें उसका उत्पादन करने से रोका जा सकता है। सामान्यतः विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों के संसाधनों पर अधिकार कर लिया जाता है। जैसे कि हम बासमती चावल लगभग हजारों साल से उगाते भी आ रहे हैं और खाते भी आ रहे हैं, लेकिन किसी कंपनी ने अचानक ही इसका पेटेंट करा लिया, तो क्या इसका मतलब है कि हम कभी भी उगा नहीं पाएंगे? ये सबसे बड़ा विवाद का विषय। जैसे पर हल्दी, अश्वगंधा, नीम, इन पे विवाद चलता है। हरुंगाना, केन केबिला, केलिबा विवाद है, तो ये विवाद काफ़ी सारे चल रहे हैं। पेटेंट संबंधी किस्मों की जानकारी के अभाव में क्या है, किसानों और जो कॉर्पोरेट है इनके बीच में हमेशा टकराव चलते रहते हैं। जैसे कि हमारी जो पेप्सिको कंपनी थी उसका विवाद चला था गुजरात के किसानों से। उदाहरण की बात करें, जो गुजरात के किसान है और पेप्सिको कंपनी क्या करती है, आपको भी तो पता होगा, पेप्सिको कंपनी हमारे लेज बनाती है। क्या बनाती है? लेज, जो आलू की चिप्स आती है, वो चिप्स का निर्माण करती है पेप्सिको कंपनी। तो इसमें ये विवाद हुआ था, पेप्सिको कंपनी ने क्या है कि गुजरात के कुछ किसानों को कुछ वैरायटी के आलू की जो बीज दिए। अब क्या है कि उन्होंने क्या है कि बहुत ज़्यादा उनको उगा के और उनको आलू दे दिए। अब उनसे जो नए बीज बने, नए बीज को पेप्सिको कंपनी को नहीं बताया और नहीं बता के दोबारा से उनका इस्तेमाल किया और नई किस्में उगा ली और उसको मार्केट में सीधा ही बेच दिया। तो पेप्सिको कंपनी उस पर केस कर देती है। जो हमारी FL 2027 लेज है, उसमें प्रयुक्त जो आलू है उसकी किस्म की बात करते हैं। USA के द्वारा जारी स्पेशल 301 रिपोर्ट में भारत को वरीयता निगरानी सूची में रखा गया है, जिसमें ये देखा जाता है कि भारत के द्वारा या भारत के किसी भी औद्योगिक सेक्टर के द्वारा ऐसे उत्पादों का तो उत्पाद नहीं किया जा रहा जो IPR का उल्लंघन करते हैं। तो इस तरह आज हमने चौथे लेक्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित सारी बातों को जानने की कोशिश की और इसके जरिए हमने क्या लगभग सभी टॉपिकों को पूरा करने की कोशिश की है। यदि कोई छूट गया है तो हम उसको अगले लेक्चर में, भविष्य के लेक्चर में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।